को देख रहे थे प्रश्न कैसे आते हैं। खास करके हम लोग मेंस की बात कर रहे थे। मेंस की बात क्यों कर रहे थे? क्योंकि मेंस में हमको लिखना पड़ता है। तो जब मेंस में किसी आंसर को 10 लाइन में लिख सकते हैं, 100 वर्ड्स में, 150 वर्ड्स में, 250 वर्ड्स में, अगर हम मेंस में किसी आंसर को लिखने लायक हो जाते हैं तो प्रीलिम्स का भी कोई भी प्रश्न हम डील कर सकते हैं, क्योंकि उस प्रश्न में कोई भी एंगल पूछा जाए आप आसानी से उसका अर्थ बता सकते हो। तो 2 तरीका होता है ना, मैंने आपको स्मार्ट वर्क भी बताया था और एक हार्ड वर्क भी बताया था। एक स्मार्ट वर्क और एक हार्ड वर्क। तो स्मार्ट वर्क में थोड़ी सी आसानी होती है। आप स्मार्ट वर्क बोलते ही इसलिए हैं क्योंकि उसको वो स्मार्ट तरीका होता है, उसमें बहुत कम मेहनत लगती है या बहुत कम समय दे करके आप किसी चीज को कर लेते हैं। कोरोना को रोकने के भी 2 तरीके थे, स्मार्ट तरीका भी था और हार्ड तरीका भी था। तो इसलिए हमारे यहाँ जो हार्श लॉकडाउन हुआ और रणनीति ठीक से नहीं बनाई गई तो वो स्मार्ट तरीका नहीं था। उसमें परेशानियां ज्यादा होगी और लोग भी ज्यादा मरे और कोरोना रुका भी नहीं, आज भी समस्या बनी हुई है। जबकि कई लोगों ने जो है अपने यहाँ तरीके अच्छे इस्तेमाल किए। तो मैं उदाहरण देना चाहूंगा इन दिनों में, जैसे डेंगू फैला हुआ है, प्रशासन के दृष्टिकोण से आपके लिए एक केस स्टडी है। अभी जो आप लोगों ने प्रचार देखा होगा डेंगू के बारे में, सुबह नगर निगम वाले करते हैं या और भी आपने सरकार की तरफ से प्रचार देखे हों, तो वो मच्छर के पीछे भागते हैं। डेंगू का लार्वा जो है वो कहीं मिल जाए तो उसको मारो। किसके पीछे भागते हैं? मच्छर। अब मच्छर तो सर्वव्यापी है, कॉस्मोपॉलिटन है ना उसका नेचर। तो वो तो कोई ऐसा तो है नहीं कि मच्छर आपको पता चल रहा है कि इस कोने में बैठा हुआ है, यहाँ है। मच्छर को आइडेंटिफाई आप नहीं कर सकते। लेकिन सरकार यदि एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं कि स्मार्ट तरीका क्या होगा, वो हार्ड तरीका है। मच्छरों को ढूंढना, उनके लार्वा को ढूंढना और उनको मारना बहुत कठिन तरीका है, क्योंकि एक मच्छर तो है नहीं और उसका हैबिटेट भी बहुत ज्यादा है। तो आप कितनी मेहनत करोगे? एक स्मार्ट तरीका बताते जो एडमिनिस्ट्रेटर के दिमाग से निकलता है। लेकिन अब ये आइडिया अगर सरकार माने, यहाँ के हेल्थ वाले माने, तो शायद वो है कि आप जैसे आप यहाँ पर मरीज को आइडेंटिफाई कर रहे थे, पेशेंट को आइडेंटिफाई कर रहे थे, आपको पेशेंट, क्योंकि जब तक डेंगू का मच्छर किसी डेंगू से ग्रसित व्यक्ति का खून नहीं चूसेगा तब तक उसके पास वायरस नहीं जाएगा। केवल मच्छर तो डेंगू नहीं फैला सकता, उसके लिए डेंगू का मरीज चाहिए। तो आप सबसे पहले किसी कॉलोनी में या कहीं पर भी कोई आपको डेंगू का मरीज मिलता है तो सबसे पहले उसको आइसोलेट करो, उसका ब्लड चेक करो, उसमें देखो कि इसको डेंगू हुआ है, अच्छा डेंगू है, बहुत कंफर्म है। अब के इसके आसपास जितने मच्छर हैं उनको खत्म करो और इसके आसपास और लोगों का डेंगू चेक करो, क्योंकि फिर इंक्यूबेशन 4-5 दिन का, 7 दिन का तो है। फिर मच्छर काटेगा, उसके 7-8 दिन बाद आपको डेंगू होगा। तो फिर आसपास के और मरीजों को देखो, कहीं सिम्टम्स तो नहीं आ रहे, कहीं और किसी को डेंगू, तो उनका ब्लड चेक करो, उनको डेंगू तो नहीं है कहीं। तो ऐसे करके आप ट्रेस कर सकते हो और उसको कंटेन कर सकते हो और उसको किसी मच्छर को मत काटने दो। अब क्या होता है कि यहां पर कोई आदमी आया, पुणे से लेके आया, कोई अहमदाबाद से लेके आया, कोई दिल्ली से लेके आया डेंगू को, भोपाल में आ गया, किसी कॉलोनी में रह गया, अब वो घूमता फिर रहा। हॉस्पिटल में उनको सबको भर्ती कर दिया, उनको किसी को भी मच्छरदानी नहीं दी, किसी को भी ओडोमॉस नहीं लगाया, आप मोहल्लों में मच्छर मारते फिर रहे। अरे सबसे पहले तो जो मरीज है उस मरीज को मच्छर काटने से बचाओ, क्योंकि उसको अगर किसी ने मच्छर ने काटा तो वो 10 लोगों को डेंगू फैलाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? स्मार्ट तरीका। उसको ओडोमॉस लगाना बहुत आसान है, उसको मच्छरदानी में बंद करना बहुत आसान है, उसके आसपास मच्छरों को मारना आसान है। कि आप अनाप शनाप हर व्यक्ति का कूलर चेक करो, हर व्यक्ति के गमले में पानी, हर टायर में कहाँ कहाँ पानी भरा हुआ है, साफ पानी कहाँ कहाँ है। तो बारिश में तो सब जगह साफ पानी भरा हुआ होता है। डेंगू के मच्छर 7-8 दिन में लार्वा देंगे और वो बड़े हो जाएंगे और फिर वो काटने के लिए दौड़े। लेकिन वो भी सबसे पहले ढूंढेंगे कोई डेंगू का मरीज,
क्योंकि उनके पास वायरस कहां से आएगा? कोई लार्वा अगर बड़ा भी हो गया और मच्छर भी बन गया तो एडिस इजिप्टाई जो है अगर वो तैयार हो गया मच्छर, तो उसके पास डेंगू थोड़ी है। डेंगू तो वो उधार लेता है ना। कहां से लेता है? मरीज से लेता है। जब तक उसको डेंगू का मरीज नहीं मिलेगा मच्छर को, वो फैला नहीं पाएगा। स्मार्ट तरीका समझ में आया? सरकारें क्या कर रही हैं? नहीं कर रही ना। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर के दिमाग से निकलती हैं, और वो पॉलिसी अगर बन जाए, गवर्नमेंट उस पर अप्लाई करे, लोग उस पर अप्लाई करें। मैंने आपको ठीक 1.5 साल पहले 2 साल पहले जो यहाँ क्लासेस हुई थी उसमें पूरा ये सब बताया था कि हम वैक्सीन में क्यों फेल होंगे, हम ये क्यों नहीं कर पाएंगे, हम कोरोना को कंटेन क्यों नहीं कर पाएंगे। क्योंकि उन दिनों में मैं देख रहा था कि मैं जब एयरपोर्ट पे जा रहा था, मैं यूएस भी गया था, उस समय भी मैंने देखा, वो अगस्त था, अगस्त सितंबर चल रहा था, और जबकि पहला केस वो बता रहे हैं कि चाइना में नवंबर में, लेकिन अगस्त सितंबर तक चाइना में भयंकर तरीके से कोरोना फैल चुका था 19 में। और जो भी मुझे एयरपोर्ट पे दिखता था चाइनीज आदमी, वो मास्क लगाए हुए दिखता था। बाकी सारे देश के लोग बिना मास्क के रहते थे, चाइनीज मास्क में रहते थे। तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि वहां कोई न कोई महामारी फैली। आपको फ्लाइट बंद करनी थी, जो चाइना से आया उसको कमरे में बंद करना था, काम खत्म हो जाता। इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं करना पड़ता। ये हर देश को करना था, भारत को भी करना था, लेकिन हम लोग बड़े बड़े इवेंट कर रहे थे और बेवकूफी पे बेवकूफी कर रहे थे, तो इतने लोगों को खोया हमने। करोड़ में चली गई है संख्या। अब भले ही हम 4-5 लाख बताएं मरे हुए, लेकिन करोड़ों में चला गया। 1 से 1.5 करोड़ लोग खो दिए हमने देश में। हम मानते ही नहीं है, गिनते नहीं है ना। ऑफिशियली हम लोग 4-5 लाख बता रहे हैं, लेकिन उससे 30-40 गुना लोग हैं। उससे काम नहीं चलेगा, बहुत बड़ी संख्या चली गई है। तो ये हमारे लापरवाही की वजह से, मैंने यहाँ क्लास में आपको बताया था, प्रीफाइलेक्सिस बताया था, पोस्टफाइलेक्सिस बताया था, पहले क्या करना होगा, HIV में हम सक्सेस क्यों हुए थे। मैंने पूरा एक क्लास लिया था, आप YouTube पे देख सकते हैं, पहले कोविड-19 के ऊपर पूरा का पूरा। फेलियर भी बता देते, इतनी बड़ी जनसंख्या है तो उसको वैक्सीन लगाना मतलब 1.5 से 2 साल का काम है, और उसके लिए इतना मैन पावर चाहिए, और उसके लिए इतनी स्किल चाहिए, और ये सारी, ये जो आज जितनी भी दिक्कत आ रही है और ये सारी है, सरकार ने अलग अलग टारगेट बनाया, हम इतनी तारीख तक ये कर लेंगे वो कर लेंगे। 4 बार रिवाइज कर लिया उन्होंने टारगेट, लेकिन हमने आपको पहले ही बता दिया था। उसका कारण है कि हमको पता है कि इंफ्रा उतना मजबूत नहीं है, लोग यहाँ के कैसे हैं, लिटरेसी यहाँ है नहीं, अवेयरनेस यहाँ है नहीं, आप सबको मास्क नहीं पहना सकते। और मेरी मैगजीन अगर आप देखोगे 2009 की, तो स्वाइन फ्लू के लिए जो थी चीजें थी, वही क्वारंटीन करना और मास्क लगाना और इतने लोगों को इतने समय तक बंद करके रखना, कोई बाहर से आया तो उसको आइसोलेट करके, सेम चीज है। स्वाइन फ्लू के लिए भी सेम था, क्योंकि उसमें भी बाहर से, इबोला के लिए भी सेम है, क्योंकि जो भी किसी दूसरे कंट्री से बीमारी आ रही है तो सबसे पहले आप उसको क्वारंटीन करोगे। ये प्रोटोकॉल कोई नया नहीं है, ये 100 साल पुराना प्रोटोकॉल। गांधी जब दक्षिण अफ्रीका गए थे तो मैंने आपको बताया था उनको जहाज पे क्वारंटीन का, कि तुम्हारे यहाँ पे प्लेग फैला हुआ है मुंबई में, वहां से जहाज आ रहा है तो डरबन में नहीं घुसने देंगे। तो डरबन के बंदरगाह के किनारे पे आप मूवी देखोगे गांधी, तो उसका जहाज खड़ा रहता है और क्वारंटीन का झंडा लगा रहता है। जहां पे भी बीमारी फैली है, जहाज के ऊपर क्वारंटीन का झंडा लगाना पड़ता था, ताकि जिस जगह पर दूसरे लोग बीमार नहीं है वो उस झंडे को देख करके उससे दूर रह सके, उस जहाज से, क्योंकि उस जहाज में लोगों में वो वायरस हो सकता है। ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है। ये जो पूना प्लेग कमेटी बनी थी और वो जो महामारी अधिनियम था, एपिडेमिक एक्ट था, उसी से अभी सब लोगों को घरों में बंद कर रखा था पुलिस वालों ने, कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। तो महामारी एक्ट सरकार ने बनाया क्या? अभी लोकसभा राज्यसभा ने बनाया नहीं, अंग्रेज बना गए थे। पूना में जब प्लेग फैला था, महाराष्ट्र में जब प्लेग फैला था, मुंबई में और पूना में, तब जो महामारी अधिनियम बना था 1896 में, 124 साल पुराना जो कानून था, उस कानून से हम सब लोग बंद थे। लॉकडाउन किस कानून से लगा था? 124 साल पुराना कानून से लगा था। तो ये कोई नई चीजें नहीं हो रही है, ये सब, चाहे मास्क हो, चाहे वैक्सीन हो,
चाहे क्वारंटीन हो, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे होम आइसोलेशन हो, ये जो सारे टर्म्स हैं ऐसे लग रहा है आप लोग सुन रहे हैं नहीं कि ये अभी अभी किसी अधिकारी ने इजाद किया है या ये अभी की सरकार ने ये कुछ बनाया है। ये प्रैक्टिस में 125 सालों से, और 100 साल बाद आपका स्पेनिश फ्लू के बाद ये सबसे बड़ी महामारी है। उसमें भी लगभग इतना ही, उसमें और ज्यादा लोग मारे गए थे क्योंकि भारत की जनसंख्या 33-34 करोड़ थी उस समय में और 5 करोड़ लोग मारे गए थे। भारत में सबसे ज्यादा लोग मारे गए थे उस समय में भी पूरी दुनिया में। तो आप यदि हिस्ट्री को पढ़ोगे, साइंस और टेक को देखोगे, और अगर आप पूरा दिमाग से काम लोगे और रैशनलिज्म की तरफ जब जाओगे, दरअसल आपकी पॉलिटिक्स अभी रैशनलिटी के साथ नहीं है, वो कॉन्स्पिरेसी के साथ है। वर्तमान पॉलिटिक्स कॉन्स्पिरेशनल है, रैशनल नहीं है, विचारों के साथ नहीं चलते, बुद्धिमत्ता के साथ नहीं चलते, साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ नहीं है, इमोशनल है। और नेशनलिज्म का कंसेप्ट लिए हुए, और सूडो नेशनलिज्म है, वो झूठा राष्ट्रवाद है, क्योंकि वो मानवता से ऊपर लेकर के राष्ट्रवाद को रखा गया है। तो ह्यूमन को ये कहीं कुचल भी दिया जाए तो उसको दे दिया जाता है कि राष्ट्र के नाम पे कुर्बान है। तो जबकि मानवता श्रेष्ठ है, मानववाद होना चाहिए, और साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए, और सेक्युलरिज्म होना चाहिए। धर्म भी बाद में आना चाहिए, राष्ट्र भी बाद में आना चाहिए, इंसान पहले आना चाहिए, इंसानियत पहले आना चाहिए। इस वजह से सारी गड़बड़ हुई है। इसलिए आपका जो मौलिक कर्तव्य आप पढ़ोगे, फंडामेंटल ड्यूटीज, तो उसमें मानववाद दिया रहता है, ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच के बारे में बताया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में बताया। बात समझ में आई? वो क्यों बताया कि प्रत्येक नागरिक इनको महत्व देगा, क्योंकि आप अगर प्रायोरिटी अगर सेट नहीं करोगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। तो वर्तमान सरकार के साथ में ये दिक्कत है, और ये पूरी दुनिया के साथ दिक्कत है अभी वर्तमान सरकार, चाहे वो विक्टर ओरबान हो, चाहे वो पुतिन हो, चाहे वो शी जिनपिंग हो, चाहे वो टर्की के रजब तैयब एर्दोगान हो, चाहे वो ब्राजील के बोल्सोनारो हो, और या अमेरिका के ट्रंप हो। अब बाइडेन को तो हम अभी उसके साथ नहीं ले सकते, लेकिन ट्रंप ऐसे ही थे। ये सब कॉन्स्पिरेसी वाली थ्योरी पे जिंदा रहते थे। आज भी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें साफ साफ यही बताया हुआ है कि पूरी दुनिया में सिर्फ कॉन्स्पिरेसी वाली चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है। और ऐसी कॉन्स्पिरेसी चर्च के टाइम भी होती थी, और सोशल मीडिया ने उसमें टर्बो इंजन लगा दिया, क्योंकि पहले जो किताबें जो फैलती थी, सबसे पहले जो किताब छपी थी 15वीं शताब्दी में, उस समय में भी किताबें चुड़ैलों की कहानियां, वो सबसे ज्यादा बिकी थी, चुड़ैल की कहानी। मतलब कोई ढंग की किताब बिकनी चाहिए ना, सबसे ज्यादा बेस्ट सेलर किताब कौन सी होनी चाहिए? कौन से विचार तेजी से फैल रहे थे? झूठ बहुत तेजी से फैलता है, बहुत तेजी से, फेक न्यूज बहुत तेजी से फैलती है, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। सही वाली न्यूज की स्पीड ही नहीं होती, फेक न्यूज की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। और सोशल मीडिया में तो एकदम मल्टीप्लाई होती है, क्योंकि एल्गोरिदम होता है, और आपका फेसबुक, व्हाट्सएप और ये सब तो वो हाथ खड़े कर देते हैं, ये तो मशीन है, इसमें तो एक एल्गोरिदम सेट है, ये मल्टीप्लाई होता है। और हमारे इसमें एल्गोरिदम में ये है कि जिसको लोग ज्यादा लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, वो और ज्यादा होता है, क्योंकि उनको एडवर्टीजमेंट करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक्टिव बनाए रखना है सोशल मीडिया पे, तभी उनके एडवर्टीजमेंट चलेंगे, क्योंकि आपको तो फ्री दे रहे हैं। तो जो भी चीज आपको फ्री देती है, वो आपको फ्री इसलिए देता है क्योंकि वो आपको एडवर्टीजमेंट देता है। वो किसी न किसी कंपनी से, किसी न किसी फर्म से इस बात का पैसा ले चुका है कि मेरे प्लेटफॉर्म पे इतने लोग हैं, इसलिए तुम मुझे अपना इतना पैसा दो, मैं इतने लोगों तक तुम्हारी बात पहुंचाऊंगा। इस बात का वो पैसा लेता है, आपको फ्री करता है। आपको फ्री करता है तो आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में उस प्लेटफॉर्म पे पहुंचते हो, बड़ी संख्या में आप वहां पहुंचते हो, उससे वो ज्यादा चार्ज करता है। अब मेरे यहाँ लोग बढ़ गए हैं, पहले 1.5 करोड़ थे, अब 2 करोड़ हो गए, अब मेरा चार्ज ज्यादा हो गया। अमेरिका की 70% पॉपुलेशन जो है वो फेसबुक के कब्जे में, अमेरिका की, हमारी तो है ही है, अमेरिका की भी।
जनरली अमेरिका में जो है ऐसी चीजों को उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता, और अमेरिका का कानून जो है वो उनको मदद करता है। अमेरिका में स्वतंत्रता के नाम पे कुछ कानून बनाया हुआ कि आप स्वतंत्रता को लोगों की बाधित नहीं करोगे, उसके आधार पे अमेरिका का कानून फेसबुक को, गूगल को और व्हाट्सएप को सपोर्ट करता है। इंडियन कानून उतना, हमारा लीगल सिस्टम अभी उतना सपोर्ट नहीं करेगा इन एजेंसी को, लेकिन अमेरिका का कानून, चूंकि इनका बेस जो है अमेरिका में है, ये वहां की बिग टेक है, तो इनको वहां पर सपोर्ट मिलता है। और वो कानून बहुत पुराना है, 1923 के आसपास, उसकी धारा 23 है शायद 1930 के आसपास का। और उस कानून के तहत जो है ये पूरा अपनी छूट ले लेते हैं और बोलते हैं कि ये सारा का सारा, भाई एल्गोरिदम भी तो तुमने बनाया ना, कहीं न कहीं तो तुम कल्प्रिट हो ना, तुमने कुछ तो किया है, क्योंकि एल्गोरिदम किसने बनाया? आखिर किसी मशीन पे कैसे, रोबोट पे कैसे डाल सकते हो आप? मशीन पे कैसे डाल दोगे? सॉफ्टवेयर पे कैसे डाल दोगे? कोई भी चीज, प्रॉफिट तुमको मिल रहा है। इसलिए बहुत सारे एक्सपर्ट अब बोल रहे हैं कि आप ये सब चेंज करो, दरअसल उसको ये अधिकार मत दो। अभी ऐसा हो रहा है कि सिनेमा भी उसका और सिनेमा हॉल भी उसका है, उसको ये कहो कि तुम एक प्लेटफॉर्म हो और बाकी सूचना है दूसरे की है, या उसका मैनेजमेंट फिर कोई दूसरा करेगा। प्लेटफॉर्म भी उसका, मैनेजमेंट भी उसका, सूचनाएं भी वो प्रसारित कर रहा है, तो अपनी मर्जी से एल्गोरिदम सेट करता है। पुराने समय में किताबों को बैन कर देते थे, जो किताब बकवास होती थी उसको बैन कर दिया जाता था, छप भी जाती थी तो मार्केट में बिकने से रोक दिया जाता था। बुक सेलर के पास यदि वो किताब मिले तो उसको जेल हो जाएगी। चर्च उस समय में करता था, इस काम को कौन करता था? चर्च। और चर्च ने किन लोगों को जेल में डाला था आपको पता? गैलीलियो जैसे लोगों को। अगर कोई बोल दे पृथ्वी घूमती है, सूर्य नहीं घूमता, पृथ्वी घूमती है, तो उसको इसकी गर्दन काट दो। इस प्रकार के चर्च थे। तो हमेशा जो नए विचार आते हैं उनका विरोध तो होता है। और ये जो मीडिया आते हैं, तो प्रिंटिंग प्रेस के आने से चर्च की ताकत कम हुई, चर्च खोखला हो गया क्योंकि किताबें मिलने लगी। नहीं तो सारी मोनोपोली किसकी थी? नॉलेज की मोनोपोली सिर्फ चर्च के पास थी। नॉलेज मतलब चर्च, चर्च के बाहर कोई नॉलेज नहीं है। चर्च ने बोल दिया मतलब ये। धीरे धीरे प्रिंटिंग प्रेस के आने से क्या हुआ? चर्च की मोनोपोली खत्म हो गई। अभी क्या है? अब प्रिंटिंग प्रेस से भी ज्यादा एडवांस है, सोशल मीडिया है। तो अब जो चर्च है वो बिल्कुल डिफरेंट है। आज हमारी सोसाइटी चर्च है एक तरह से। अब चर्च वो नहीं है, अब हमारी सोसाइटी तय करती है। लेकिन सोसाइटी में फेक न्यूज फैलाना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि अब मल्टीप्लाई बहुत होती है। मैंने बताया ना, टर्बो इंजन लग गया। प्रिंटिंग प्रेस में तो किताब छपती थी और फिर जाती थी और फिर उसको कोई पढ़ता था। यहाँ तो एक तुरंत उसके पास है और तुरंत वो प्रतिक्रिया देता है, तुरंत शेयर करता है, लाखों करोड़ों शेयर हो जाते हैं कुछ सेकंड में। तो लोगों के पास आग की तरह फैलती है सूचनाएं। तो गलत सूचनाएं अगर बहुत तेजी से फैलेंगी, गलत इंफॉर्मेशन अगर बहुत तेजी से फैलेंगी, तो इसके लिए तो कुछ रोक टोक होनी चाहिए। लेकिन अब चर्च बनेगा कौन? रोकेगा कौन? गलत चीजों को कैसे रोकेंगे? सरकारें रोक नहीं सकती, और फेसबुक को बोलते हैं तो ये बोलते हैं ये हमारा एल्गोरिदम में है, हम कुछ नहीं कर सकते। और आप उनको फंसा इसलिए नहीं सकते क्योंकि अमेरिकन कानून उनको ये छूट देता है कि वो स्वतंत्र है। अमेरिका फ्रीडम की बात करता है, हमारे यहाँ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। लेकिन हमारे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन हमारे नागरिकों पे लागू होंगे, अमेरिका के नागरिकों पे नहीं होंगे। और फेसबुक और ये प्लेटफॉर्म चलाने वाले कौन है? अमेरिकन नागरिक हैं। इसीलिए तो हमको दिक्कत आ रही थी व्हाट्सएप से डील करने में। हमारे निपट गए, एक मिनिस्टर निपट गए, रविशंकर प्रसाद जी, उनको पूरी नौकरी से निकाल दिया क्योंकि वो ठीक से डील नहीं कर पाए, हैंडल नहीं कर पा रहे थे ना, कचरे हो गए थे। उनका खुद का भी अकाउंट बंद कर दिया था ट्विटर ने, और बहुत ड्रामा हो गया, तो कचरा बहुत हो गया। तो उन्होंने कहा क्या कर रहे हो, मतलब ऐसे कैसे, इसको ठीक से करो हैंडल। फिर भी नहीं हुआ तो फिर उन्होंने कहा तुमसे नहीं होगा, दूसरे को भेज दो। फिर दूसरे को किया तो वो भी हाइपर है, अभी वो भी चिल्लाने के सिवा आप कर क्या सकते हो, क्योंकि आपका तो कोई प्लेटफॉर्म नहीं है ना। समझ रहे हो ना भारत में सूचनाओं की शक्ति।
तो दरअसल ये चीज है, चीन ने हमेशा बंद करके रखा, अपने लोगों को एक तरफा चीज बताई। तो मैंने आपको बताया कि कई लोग कल्ट बनने की कोशिश करते हैं, मोदी भी कल्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं। कल्ट मतलब देवता के रूप में पूजाने की तरह। तो जिनपिंग ने यही किया, शी जिनपिंग ने, उन्होंने ग्रैंडपा बने। शी जिनपिंग ने बच्चों को भी किताब में लिखा है कि ग्रैंडपा शी जिनपिंग जो कह रहे हैं वो सही है। ग्रैंडपा शी जिनपिंग कह रहे हैं कि तुम लोगों को एक अच्छा फ्यूचर चाहिए ना, तुम लोगों को अच्छी नौकरी चाहिए ना, तुम लोगों को सबको खाना चाहिए ना, तो फिर मेरी बात सुनो, दुनिया बड़ी खराब है और हमने बहुत मेहनत की है, हम 18-18 घंटे मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए, बहुत मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए, और हमको हर चीज का ज्ञान है। हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी जानते हैं, हम वैक्सीन के बारे में भी जानते हैं, हम इकोनॉमी के बारे में भी जानते हैं, हम एनवायरमेंट के बारे में भी जानते हैं। यही चीजें हमारे देश में भी लागू होती है, उनको सब आता है। हर चीज के लिए टीवी पे वही आते हैं, कुछ भी हो। शी जिनपिंग भी यही कहते हैं। ग्रैंडपा कुछ कहना चाह रहे हैं तुमसे, एक वचन मानता हूं, बड़ों का आदर करो, रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, बड़ों का आदर करो। शी जिनपिंग ने अभी पिछले महीने अपने यहां संदेश दिया बच्चों के लिए, जबकि माओ जेडोंग जो थे, माओ से तुंग, वो क्रांतिकारी व्यक्ति थे और उन्होंने क्रांति की थी, और उनके जो एजुकेशन कैंप और तमाम प्रकार के जो कैंप थे उनमें डेन ज़ाओपिंग भी थे और ये खुद शी जिनपिंग भी थे और जियांग जेमिन भी थे, और सारे जितने भी अमेरिका चाइना के राष्ट्रपति रहे हैं वो सब लोग वहां पर उन कैंपों में रहे हैं, उन सब वो पीड़ित भी रहे हैं माओ से तुंग से। उन्होंने रिवॉल्यूशन किया है। वहां पर एक विचारक हुए हैं कन्फ्यूशियस चीन में, और वो जो थे वो बोलते थे बड़ों का आदर करो, उनके एथिक्स दूसरे थे, लेकिन माओ को रिवॉल्यूशन चाहिए था। माओ क्रांति करना चाहते थे, उन्होंने किसानों और मजदूरों उनके माध्यम से क्रांति की, छात्रों के माध्यम से क्रांति की, युवाओं के माध्यम से क्रांति की, और पुराने शासन को खत्म किया, और उन्होंने कहा कि हम नया शासन बनाते हैं। लेकिन शी जिनपिंग को जो चीन मिला है वो क्रांति नहीं चाहते, क्योंकि वो एक पार्टी सिस्टम में खुश भी हैं और उसी चीज को आगे बढ़ा रहे हैं, और आज वो थोड़ा सा भी विरोध स्वीकार नहीं करते। इसलिए अगर चीन में अगर कोई विरोधी बनता है तो वो गायब हो जाता है, उसकी हत्या हो जाती है। चीन में कोई विरोधी नहीं बन सकता, सोशल मीडिया नहीं चला सकता, चीन में आप नहीं चला सकते। चीन में अगर आपने कमेंट लिख दिया सरकार के खिलाफ तो थोड़ी देर बाद वो कमेंट गायब हो जाता है और आपको ढूंढने लग जाते, फिर आप गायब हो जाते। ये होता है चीन में। तो बहुत सख्त समाज है, सख्त शासन है। और शिनजियांग में जो हो रहा है वहां पर मुसलमानों को, वीगर मुसलमानों को चुन चुन के मारा जा रहा है। कंसंट्रेशन कैंप लगे हुए हैं और उन लोगों से मजदूरी कराई जा रही है, और सबसे ज्यादा उद्योग उन्हीं इलाकों में लगाए जा रहे हैं क्योंकि उनसे बहुत कई घंटों काम लिया जा रहा है। ह्यूमन राइट्स का ख्याल डेन ज़ाओपिंग में भी नहीं रखा था 80 के दशक में, जब उन्होंने औद्योगिकरण किया चीन का, तो डेन ज़ाओपिंग ने भी कभी भी मानवाधिकारों का ख्याल नहीं रखा। गांवों से लोगों को ला करके शहरों में भर्ती किया जाता था, शहरों में फैक्ट्री में लगाया जाता था और घंटों उनसे काम कराया जाता था, और शहरों में रुकने नहीं दिया जाता था, वापस गांव भेज दिया जाता था। तो चीन में मानवाधिकारों का हनन बहुत जबरदस्त हुआ है, और उसके आधार पर उन्होंने अपने यहाँ की औद्योगिक क्रांति की है और आज यहां तक पहुंचे। उसी को शी जिनपिंग भी आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अब शी जिनपिंग को यह पता चल गया कि हमारे यहां पर जो बड़े बड़े पूंजीपति तैयार हुए हैं, इन पूंजीपतियों से बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है, और ये पूंजीपति जो है भविष्य में रिवॉल्यूशन करवाएंगे। तो इसलिए युवाओं को तो बोलते हैं देखो रिवॉल्यूशन नहीं करना है, स्टेटस को बना के रखना है और रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स रखना है, बड़ों का सम्मान करना है, राष्ट्र का सम्मान करना है। चीन एक महान राष्ट्र है, उसकी सीमाओं को समझो, उसका नक्शा देखो, उसके फोटोग्राफ देखो, वो इमेजेस दिखाते हैं, मैप्स दिखाते हैं। चीन की सीमाएं देखो। दुष्ट है भारत, घुसा जा रहा है। अभी कुछ चीन के सैनिकों को उसने मार डाला, वो भारत को दुष्ट बताते हैं।
हमारी हुआवेई कंपनी जो है अमेरिका में प्रतिबंधित है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तो अमेरिका जैसे देश हमको आगे नहीं बढ़ने देते। तो ये जहर भर रहा है फेक न्यूज, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, गोदी मीडिया, समझ में आ रहा ना? ये भरा जा रहा है युवाओं के बीच में, और ये हो रहा है, हमको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। और मैं कह रहा हूं ना, मुझे सब आता है, तुम मेरे पे भरोसा करो, मुझे फॉलो करो। ये कल्ट हुआ। जब आप देवता बनने की कोशिश करते हो, अपनी इमेज इस तरह से बनाते हो कि आप भगवान हो, आप सब जानते हो, आप सब कुछ कर सकते हो, तो एक कल्ट विकसित करना हो। बोल्सोनारो ने भी यही किया, पुतिन भी यही कर रहे हैं। पुतिन रूस से जाता ही नहीं, आप 20 साल से देख रहे हो, और आगे भी नहीं जाएगा, वो आजीवन नहीं जाने वाला। यही चीज शी जिनपिंग ने कर लिया है, यही चीज रजब तैयब एर्दोआन कर रहा है, यही विक्टर ऑर्बान कर रहा है। तो पूरी दुनिया में अभी ऑटोक्रेट्स की बनी हुई है, और उनके साथ प्लूटोक्रेट्स जुड़े हुए हैं। पुतिन ने भी 20 लोगों को, अमीर लोगों को मॉस्को में बुला करके क्रेमलिन में उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि तुम 20 चाहे जो करो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, इतना पैसा यहां जमा करो बस पार्टी के लिए, मेरे लिए, उसके बाद तुम्हारी मर्जी आए जो करो, आप जितना बिजनेस करना है करो, जो करना है करो। प्लूटोक्रेसी। तो जब कुछ लोग मिलकर के सरकार चलाते हैं, सरकार का पूरा खर्च उठाते हैं, पार्टी का पूरा खर्च उठाते हैं, तो उसको बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। वो डेमोक्रेसी नहीं रहती, वो कुछ लोगों के द्वारा चलाई गई सरकार होती है। और यही ट्रेंड है। अमेरिका का तो ये फैशन ही है, अमेरिका में तो होता ही है, लेकिन अमेरिका एक अलग प्रकार का देश है। हम यदि भारत से तुलना करें तो हमसे 5 गुना ज्यादा क्षेत्रफल है और 5 गुना कम जनसंख्या है, और हमसे 10 गुना बड़ी इकोनॉमी है। इकोनॉमी की साइज में देखें डॉलर में तो हमसे 10 गुना बड़ा है, क्षेत्रफल में देखें तो हमसे 5 गुना ज्यादा है, यानी रिसोर्सेज 5 गुना ज्यादा हुए। और अगर जिम्मेदारियां देखें उसकी तो हमसे 5 गुना कम है, क्योंकि पॉपुलेशन साइज छोटी है। और यदि उसके पास पैसा देखें तो किसी आदमी के पास आप देखेंगे, आपके पास 3 कमरे हैं तो उसके पास 15 कमरे, फिर आपके 3 कमरे हैं और आपके पास 5 बच्चे हैं, तो अगर यार यूं कहें कि उसके पास एक ही बच्चा है। और फिर पैसा में देखें कि आप अगर 1 लाख कमाते हैं तो वो 10 लाख कमाता है, तो बहुत अंतर है। उसकी नीतियां दूसरी हो सकती हैं, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं, जिम्मेदारियां कम हैं, और कमाई भारत से 10 गुना है, चीन से 2 गुना है। आया ना समझ में? तो हम लोगों को अमेरिका की नीतियों के साथ उस तरह से हम नहीं कहते कि हम भी प्लूटोक्रेसी लेके आ गए। वहां तो एक बिजनेसमैन ही प्रधान राष्ट्रपति बन गया, वो सीधा सीधा बिजनेसमैन था, खुद होटल चलाता था। अगर उससे कोई मिलने के लिए आता था ट्रंप से, तो वो बोलता था मेरे होटल में रुकना पड़ेगा, तब मैं तुमसे मिलूंगा, नहीं तो डील ही नहीं होगी। तो उसके साथ अगर 300 लोग आए, किसी देश का राष्ट्रपति है, तो सबसे पहले 300 लोग, 300 कमरे तो उसके बुक हो जाएंगे होटल के। फिर उनका 5 दिन में वो टाइम देगा उस हिसाब से, ताकि ज्यादा से ज्यादा बिल बने, उस हिसाब से वो 5 दिन में मिलता है सबसे। है ना समझना? तो अपना पर्सनल बिजनेस चलाने वाला आदमी राष्ट्रपति बन गया, वो तो देश ही अलग है, वो तो पूंजीवादी देश। इसलिए हमारे संविधान में लिखा है कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होने देंगे। और शी जिनपिंग जैसा आदमी जानता है कि हमारे यहाँ रिवोल्ट होने वाला है, और युवाओं में कहीं न कहीं कुछ कुछ कुनबुना रहा है, इसलिए उसने जेक मा के पर कतर दिया। जेक मा के पर कतरने का कारण समझ में आ गया ना, कि तुम बहुत उड़ रहे हो, बाहर जाकर के खुद ही डील कर रहे हो, बल्कि तुमको लोग एक्सपर्ट के तौर पे बुला रहे हैं कि बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए। तो चीन के बाहर तुम सेलिब्रिटी हो, तो अंडरग्राउंड होना पड़ गया उसको। बहुत सारी जो कंपनियां, एजुकेशन की बड़ी बड़ी कंपनियां थी, जैसे हमारे यहाँ डेवलप हुई बायजूस टाइप कंपनियां, जो आईपीओ निकालने की स्थिति में आ गई, जैसे जोमेटो ने अभी निकाला। तो वो ऐसी जो बड़ी कंपनियां वहां की थी, उनको कहा कि नहीं, एजुकेशन फ्री होगा और एजुकेशन पे व्यापार नहीं होगा, और तुम शेयर मार्केट से निकलो, और तुम ये बड़े बड़े तरीके नहीं चला सकते, सब कुछ सरकारी होगा।
और हम वेल्थ को कंसंट्रेट नहीं होने देंगे, वेल्थ को कुछ लोगों के हाथ में नहीं पहुंचने देंगे, जबकि चाइना ट्रेड वार में बहुत आगे जा रहा है इन्हीं लोगों की बदौलत। लेकिन वो उसको चाइना को चिंता है कि कुछ लोगों के हाथ में वेल्थ जा रही है, कुछ ही लोगों के पास में वेल्थ जा रही है, और कुछ लोगों के हाथ में जब वेल्थ चली जाएगी और वो पावरफुल हो जाएंगे तो नीचे का जो बॉटम है वो रिवोल्ट कर देगा, क्रांति कर देगा, उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो युवाओं को तो आदर्श पढ़ा रहे हैं, डिसिप्लिन पढ़ा रहे हैं, राष्ट्रवाद पढ़ा रहे हैं, और अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं ही सब कुछ हूं और देश खतरे में है और बाकी सब दुश्मन है और तुम हमारा साथ दो। कुछ सुना सुना लग रहा है, भारत से मिलता जुलता, सेम वैसा ही सेम। ये होता है जब कमजोर सत्ता होती है, क्षमता कम होती है, आर्थिक स्थिति गड़बड़ाती है, महंगाई बढ़ती है, रोजगार कम होते हैं, लोग असंतुष्ट होते हैं, बीमारियां बढ़ती हैं, इलाज नहीं मिलता, तो आदमी कल्ट बनाता है और फॉलो करने के लिए कहता है, क्योंकि उसके सिवा और उसके पास कुछ है नहीं। तो वहां के लोगों ने जो है उसको मना किया, तो उसने एक नया वर्ड दिया, कॉमन प्रॉस्पेरिटी। शी जिनपिंग ने नया टर्म दिया अभी पिछले महीने, हालांकि वो बात 2016 से उठ रही थी, कॉमन प्रॉस्पेरिटी, साझा समृद्धि, सब लोग बराबर अमीर बनेंगे, कोई एक व्यक्ति अमीर नहीं बनेगा। भारत में भी अभी अमीर लोग बोलने लगे, भारत में भी बोलने लगे, भारत के भी अमीर लोगों के आर्टिकल आने लगे हैं, और पीयूष गोयल तो टाटा पे उखड़ ही गए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में। रतन टाटा को एंटी नेशनल तक कह दिया उन्होंने, जो 150 साल पुराने हमारे देश के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उद्योगपति हैं। भारत को आजाद हुए जितना समय हुआ उससे दुगना समय टाटा को हो गया भारत में उद्योग चलाते चलाते। उनको कहा तुम जैसे एंटी नेशनल की वजह से भारत में असमानता बढ़ रही। हालांकि कभी भी आप देखोगे कि असमानता की बात जो है खुले तौर पर बीजेपी कभी मानती नहीं है, सरकार कभी नहीं मानती कि भारत में इनइक्वालिटी बढ़ रही है, असमानता बढ़ रही है। लेकिन पीयूष गोयल का जो फ्रस्ट्रेशन है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसको इंसल्ट कर दिया, उसको टाटा का, इतने बड़े बुजुर्ग का। क्या बोला, तुम एंटी नेशनल हो, तुम जैसे लोगों के स्वार्थ की वजह से भारत में इतनी इनइक्वालिटी बढ़ रही है, असमानता, गरीब और गरीब होता जा रहा है तुम्हारे स्वार्थीपन की वजह से, जबकि वो तो अडानी अंबानी की वजह से ज्यादा हो रहा है, जियो की वजह से ज्यादा हो रहा है, लेकिन वो उसको दोष दे रहे हैं। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं ऊपर कैबिनेट में या कहीं न कहीं चर्चा हुई होगी ना कि इनइक्वालिटी बढ़ रही, तभी तो एक मंत्री इतना गुस्सा हो रहा है। अगर कहीं चर्चा नहीं हुई तो फिर ये बीच में वर्ड कहां से आ गया, ये उसके टिप पे तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो मानते ही नहीं कि इनइक्वालिटी है भारत में। तो अब ऐसे आर्टिकल आने लगे भारत के पूंजीपतियों के कि नहीं, बॉटम अप पिरामिड का ध्यान रखो, गरीब का ख्याल रखो। बॉटम अप पिरामिड का अगर आपने ख्याल नहीं रखा तो दरअसल अगर आप केवल अमीर आदमी को बढ़ाते गए और ट्रिकल डाउन में विश्वास, ट्रिकल डाउन तो फेल है, मैंने आपको बताया 70s और 80s में ट्रिकल डाउन ने थोड़ा थोड़ा काम किया और उस समय में ऐसा लगा कि ट्रिकल डाउन काम करेगा, लेकिन ट्रिकल डाउन थ्योरी तो फेल है कि आप अमीर को अमीर बनाओ, गरीब अपने आप अमीर हो जाएगा, वो मिडिल। अब जब डेटा आ रहा है, पीयू रिसर्च का डेटा आप देखिए, PEW रिसर्च, जाकर के सर्च कीजिएगा गूगल में, PEW रिसर्च, पीयू रिसर्च के नाम से आता है, उसका डेटा देखो। हमारा मध्यम वर्ग जो था वो लोअर मिडिल क्लास, और लोअर मिडिल क्लास पॉवर्टी में चला गया, BPL में चला गया, करोड़ों की संख्या में लोग। भारत में 12 करोड़ से ज्यादा लोग जो है वो पॉवर्टी में चले गए, गरीबी में चले गए, जो कभी मिडिल क्लास हुआ करते थे या लोअर मिडिल क्लास थे, वो सिकुड़ गया। यानी कि जो पिरामिड का जो मिडिल हिस्सा है वो, इसलिए कभी भी एक आदर्श सोसाइटी में जैतून का जो शेप होता है, ओलिव शेप जो है, वो सोसाइटी होनी चाहिए, बीच का हिस्सा बहुत मोटा होना चाहिए, बेस छोटा होगा, ऊपर का भी हिस्सा छोटा होगा, लेकिन बीच का हिस्सा बहुत मोटा होना चाहिए। लेकिन पिरामिड जो है बीच में से श्रिंक हो गया, बॉटम बहुत मजबूत हो गया, बॉटम बहुत बढ़ गया। उन लोगों की क्या चिंता, आप कहोगे ये तो फिर फिलैंथ्रोपी है, ये तो उनके अंदर की काइंडनेस है, वो बाहर आ रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, काइंडनेस बाहर नहीं आ रही है। वो लोग कौन है, वो लोग बिजनेसमैन है, वो प्रोडक्ट बनाते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं,
किन के लिए करते हैं? कंज्यूमर्स के लिए। दरअसल वो जो बॉटम है वो जितना ब्रॉड होगा और वो जितना फैलेगा, वो कंज्यूमर ही नहीं रहेगा, वो कंज्यूम करने लायक नहीं रहेगा, उसकी परचेसिंग पावर चली जाएगी। तो अमीर आदमी का अमीर होना भी जो है बहुत मुश्किल हो जाए, क्योंकि उसने जो इंफ्रा लगाया, उसने जो मशीन, रोबोट, पूरा जो सेटअप लगाया है, उसको सेल कैसे करेगा? मान लीजिए कोई जियो को ही सब कुछ आप बड़ा बनाते जाओ, बॉटम को बड़ा बना दो और मिडिल को बिल्कुल क्रश करते जाओ, क्रंच करते, खत्म होता जाए वो, तो जियो का डेटा खरीदने लायक नहीं रहेगा। तो अब आपका जियो बहुत बड़ा ऑफिस, बहुत बड़ी मल्टी बिल्डिंग और सब, उसमें आपका बहुत बड़ा ऑफिस, आप सर्विस भी बहुत बढ़िया दे रहे हो, लेकिन कोई खरीद ही नहीं पाएगा, डेटा ही नहीं खरीद पाएगा आपका। तो उस कंपनी का क्या करोगे? अब उनको सबसे ज्यादा चिंता हो रही कि इनको उबारो, इनको कुछ करो, इनको एम्प्लॉयमेंट दो, क्योंकि अगर इनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं रहा और केवल खाने के लिए अगर ये काम करते रहे, तो फिर इन सर्विसेज को कौन जाएगा? रिलायंस ट्रेंड में कौन पहुंचेगा? रिलायंस डिजिटल में कौन जाएगा? अलग अलग है ना, बहुत सारे, उनमें जाएगा कौन? जाने लायक लोग नहीं रहे। कई लोग मार्केट जाने से ही कतराने लगे हैं। आटा लेने जाते हैं, किराने का सामान लाते हैं और जरूरत की चीजें, बाकी जगह उनका जाना ही बंद हो गया, क्योंकि वहां खरीदने लायक ही नहीं बचे हो। अब आप कहेंगे नहीं सब कुछ ठीक हो जाए, नहीं, सब कुछ जब ठीक होगा तो, इसलिए गवर्नमेंट बोल रही कि वी शेप रिकवरी है। हमारे जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वो बार बार चिल्ला रहे हैं कि हमारी जो रिकवरी है कैसी है? वी शेप रिकवरी। वो मानते ही नहीं कि के शेप रिकवरी है। के शेप रिकवरी में क्या होता है? अमीर बहुत अमीर हो जाता है, गरीब बहुत गरीब हो जाता है। के का जो निचला वाला जो डंडा है वो नीचे आता है इधर, के का जो दूसरी फोर्क का जो ऊपर वाला अपर पार्ट है वो कहाँ जा रहा है? बहुत ऊपर जा रहा है, बहुत अमीर होता जा रहा है। इसलिए तो आप देख रहे हो कि जो पहले 25वें नंबर पे थे वो 10वें पे आ गए। क्यों? जब सब लोगों की तो हालत खराब हो रही है तो इनकी क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि बैंक ने 1.5 लाख करोड़ माफ कर दिया, रिजर्व बैंक ने 1.5 लाख करोड़ माफ कर दिया, सरकार ने उनको बिल्कुल लोन से छूट दे दी है कि आपको 1.5 लाख करोड़ जमा ही नहीं कराना है। क्यों 1.5 लाख करोड़ जमा नहीं कराना है आपको? क्योंकि अरे आप तो रोजगार देने वाले लोग हो, आप तो रोजगार देते हो, तो आप तो मशीनें लगाओ, नई फैक्ट्री लगाओ। पहले आपकी एक फैक्ट्री थी, उसके बजाय 2 लगाओ, क्योंकि हम 1.5 लाख करोड़ माफ करते हैं आपका। तो उन्होंने 2 फैक्ट्री लगाई, नहीं लगाई, उसको प्रॉफिट बना दिया। उन्होंने क्या किया? 1.5 लाख करोड़ जो माफ हुआ उसको माफी नहीं बताई उन्होंने कंपनी की बैलेंस शीट में ले लिया, उसको कंपनी की बैलेंस शीट में लेकर के उसको प्रॉफिट बना दिया, और प्रॉफिट बना करके शेयर मार्केट में दिखा दिया। तो उनके लोगों ने ज्यादा शेयर खरीदे। कुछ बात समझ में आई? ये के शेप का जो के है ऊपर कैसे बढ़ा? 2019 में अक्टूबर के आसपास 1.5 लाख करोड़ माफ किया गया। 1.5 लाख करोड़ माफ करने से क्या फायदा हुआ? 1.5 लाख करोड़ माफ करने से उन्होंने कोई किसी को एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया। अभी ओला ने डिक्लेयर किया कि मैं 1 लाख स्कूटर बनाऊंगा, लेकिन मैं 5,000 रोबोट लगाने वाला हूं, 1,000 से लेकर 5,000 रोबोट लगाऊंगा। कोई नौकरी देगा? वो खुशखबरी नहीं है। क्या आप ऑटोमेशन कर रहे हो? आप रोबोट लगा दोगे, रोबोट काम करेंगे, और रोबोट जब काम करेंगे तो वो प्रोडक्शन करेंगे, तो लोगों को रोजगार तो मिलेगा नहीं। तो 1.5 लाख करोड़ सरकार ने माफ किया था कि आप नई कंपनी को विस्तार दोगे, नई कंपनी बनाओगे या नई फैक्ट्री खोलोगे और फिर लोगों को रोजगार दोगे, इसलिए हम माफ कर रहे हैं आपका। तो रोजगार हम नहीं दे पा रहे हैं, कम से कम तुम तो दो। प्राइवेट आदमी रोजगार देने के लिए काम करेगा? नहीं, उसने अपना प्रॉफिट बना लिया उसको। मान लीजिए मैं 2 लाख रुपया महीना कमाता हूं और मैंने किसी से 10 लाख रुपया कर्जा लिया हुआ है, या 12 लाख रुपया कर्जा लिया हुआ है, और मैं हर महीना 2 लाख रुपया कमाता हूं, और मुझे 12 लाख का कर्जा मिला ही इसलिए है क्योंकि मैं 2 लाख रुपया कमाता हूं, इसलिए 12 लाख रुपए। और अगर वो 12 लाख का कर्जा मेरा माफ कर देता है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप एक काम करो कि चूंकि आप 2 लाख रुपए कमाते हो, 2-3 लोगों का घर भी चलाते हो और आप नौकरी भी देते हो, तो एक काम करो, आप 6 लोगों को नौकरी दें,
और आप अपने काम को दुगना कर लो, हम आपका 12 लाख रुपया माफ करते हैं। मैं क्या करता हूं कि उसको अपने हर महीने का 1 लाख रुपया प्रॉफिट बढ़ा देता हूं, 3 लाख बना लेता हूं और उसके आधार पे कर्जा मांग लेता हूं। अब आ रहा समझ में? जब मुझे 12 मिला था उसके बजाय मैं 15 से 20 लाख कर्जा मिल जाएगा। और कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ गया, साइज मैंने नहीं बढ़ाया, साइज इंफ्रा नहीं बढ़ाया, वर्कर्स नहीं बढ़ाया, एम्प्लॉय नहीं रखे, किसी को सैलरी नहीं दी। और जब पेंडेमिक आया तो घाटे के समय में अपने लोगों को नौकरी से नहीं निकालना था, उन लोगों ने अपनी बैलेंस शीट को बचाने के लिए, उस प्रॉफिट को उसी स्तर पर बनाए रखने के लिए, बल्कि और ज्यादा दिखाने के लिए पेंडेमिक के समय में लोगों को नौकरी से निकाल दिया। आगे समझ? महामारी आते ही उन लोगों ने नौकरी से निकाल दिया, जबकि उनको घर बैठे भी उनको कम से कम सैलरी देनी थी, क्योंकि सरकार ने अभी अभी माफ किया। तो उनकी नैतिक जिम्मेदारी क्या बनती है? इसलिए के शेप रिकवरी हो रही है। आ रहा है समझ? अमीर एकदम अमीर क्यों बन रहा है? उसने कर्जे में छूट ली, एक चीजें जो सुविधाएं ली वो सुविधाएं ली, लेकिन अपना धंधा बढ़ाया नहीं, लोगों को रोजगार दिया नहीं, और बल्कि पुराने लोगों को जो कई सालों से उनकी सेवा कर रहे थे उनको निकाल दिया। विपरीत परिस्थितियां आते ही जब उनकी सेवाओं का बिल्कुल उनको चुकाना था, कर्जा चुकाना था, ऐसे समय में उनको निकाल दिया और कॉस्ट कटिंग कर ली, अपने खर्चे कम कर लिए, बल्कि और छोटा कर सकते थे छोटा कर लिया। बड़ा ऑफिस था, वर्क फ्रॉम होम हुआ तो ऑफिस खाली कर दिया, किराए से था ऑफिस खाली कर दिया, किराया बच गया। इन सब चीजों से उनका प्रॉफिट बहुत ऊंचा चला गया। और इस प्रॉफिट को देख करके दुनिया भर के जो इन्वेस्टर्स थे उनको लगा कि ये कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, कि कमाल का इनके शेयरों में उछाल है, इनके शेयर जिसने भी खरीदे वो सब मालामाल हो रहे हैं, उनको गजब का लाभांश मिल रहा है, तो हम भी इनके शेयर खरीदें। तो उन्होंने और इन्वेस्ट कर दिया, तो कंपनी की जो कैपिटल है वो और ऊपर चली गई। आगे समझ? तो जो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है वो क्यों कर रहा है? कारण समझ में आ गया। ये प्रोडक्टिव नहीं है, ये पॉजिटिव नहीं है, ये अफर्मेटिव नहीं है, ये प्रोग्रेसिव नहीं है, ये रेट्रोग्रेसिव है, ये डिस्ट्रक्टिव है, कंस्ट्रक्टिव नहीं है। ये क्या है? डिस्ट्रक्टिव ग्रोथ है, जॉबलेस ग्रोथ है। कैसी? इसको क्या बोलते हैं? रोजगार रहित विकास, जॉबलेस ग्रोथ। आपको हो सकता है जॉबलेस ग्रोथ पर निबंध लिखने को मिले, ये भारत की सच्चाई है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में यदि आप आकर के देखोगे तो ये सब किस वजह से हुआ? क्योंकि हमने नीति निर्देशक तत्वों का पालन नहीं किया। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होने देना चाहिए, संपत्ति का संकेंद्रण कुछ हाथों में नहीं होना चाहिए, और वही हो रहा है। इसीलिए डिसइन्वेस्टमेंट को भी नहीं करना चाहिए, देखा जाए तो विनिवेश भी नहीं होना चाहिए। सरकारी बने रहता है तो लोगों को नौकरी से तो नहीं निकालते। अभी सरकार ने तो किसी को नौकरी पे नहीं निकाला, क्योंकि सरकारी वालों की सबकी नौकरी बची रह गई पेंडेमिक में, और बचाए वो घर में बंद थे तब भी उनको सैलरी मिल रही थी। प्राइवेट वालों की हालत खराब हो गई, किसी की सैलरी घट गई, किसी के काम के घंटे घट गए, या फिर घर में बैठकर भी खूब काम लिया और सैलरी कम दी, उनका बहुत सारा अलाउंस काट लिया, या कई लोगों को जॉब चेंज करने पे मजबूर होना पड़ा क्योंकि परिस्थितियां ठीक नहीं थी, कंपनियां छोड़ दी। अब तो देख रहे होंगे हर आपके परिचय में कोई न कोई तो आपके रिश्तेदार या कोई न कोई तो प्राइवेट सेक्टर में काम कर ही रहा होगा, तो आपने उनके हालात देखे होंगे। इसलिए जो नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन आ रहा है ना, जिसमें बहुत सारे जो एसेट्स हैं वो सब प्राइवेटाइज किए जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर को दे दिए जाएंगे, तो क्या आज जो गवर्नमेंट ने उन सेक्टर्स में रोजगार दिया हुआ है, कल प्राइवेट सेक्टर वाले उतना रोजगार देंगे क्या? उतनी सैलरी देंगे? इसलिए प्राइवेट स्कूल में कोई पढ़ाने जाता है तो उसको 5 से 10 हजार रुपये दिया जाता है, गवर्नमेंट में पढ़ाने वाले को 60,000 70,000 रुपया मिलता है, जबकि वहां 5,000 10,000 ज्यादा 20,000 कोई बहुत बढ़िया स्कूल है तो। और उसका अनसर्टेन भी होता है, उसको निकाल भी देते हैं। जब ऐसा पेंडेमिक आ जाए तो उसको निकाल देते हैं, बंद कर देते हैं उसकी सैलरी, बोले अभी काम नहीं है, हमारे पास बच्चे ही नहीं है, फीस ही नहीं है, हम तुमको कहां से दें। ये होता है। तो फिर क्या करना चाहिए? तो ये आपको फिर मानववाद, राष्ट्र तो ठीक है, राष्ट्र तो बनाए रखना है हमको, लेकिन इंसानियत भी तो बची हुई होनी चाहिए ना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए और सेक्युलरिज्म होना चाहिए।
ये मूल सिद्धांत है जो आपको मौलिक कर्तव्यों में भी देखने को मिलते हैं, फंडामेंटल राइट्स में भी मिलेंगे और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी मिलेंगे, डीपीएसपी में भी आओगे। डीपीएसपी जो है वो सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र। दो शब्द हैं। राजनीतिक लोकतंत्र की बात नहीं, राजनीतिक लोकतंत्र की बात मैंने आपको बताई थी कि वोटिंग का जो राइट है वो फंडामेंटल राइट नहीं है, बल्कि वो एक पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट से निकलता है, या फिर निर्वाचन आयोग के वहां जाकर के आप देख सकते हो उसको। वहां से आपको वोटिंग राइट मिलता है, मतदान का अधिकार जो भारत के नागरिकों को मिला हुआ है। एक तो ये हुआ पॉलिटिकल राइट, दूसरा चुनाव लड़ने का अधिकार। आप शर्त देखते हो ना कि कौन लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, कौन विधानसभा का चुनाव लड़ सकता है, कौन राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। उसमें शर्तें लिखे भारत का नागरिक होना चाहिए और वो चुनाव लड़ सकता है। तो चुनाव में भाग लेने का अधिकार यानी कि वोट देने का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार, ये हो गया एक तरह से आपका राजनीतिक लोकतंत्र, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। लेकिन सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी पूरी तरह से अलग है। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र आता है 36 to 51, आर्टिकल 36 to 51। वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अंबेडकर इस पे भी बहुत जोर देते हैं, 32 पे भी बहुत जोर देते हैं, इस पे भी देते हैं। फंडामेंटल राइट्स तो खैर हम लोग पढ़ेंगे और उसके बारे में भी और बात करेंगे, और मेरे पुराने लेक्चर भी आप देखोगे तो उसमें काफी विस्तार है, और मैंने शुरू में भी एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट करके काफी कुछ बताया। लेकिन आज मैं बात करना चाहता हूं डीपीएसपी पे, क्योंकि मैंने जितना भी पृष्ठभूमि बनाई है, बैकग्राउंड पूरी दुनिया का उदाहरण देकर के, वो डीपीएसपी के लिए बैकग्राउंड बना है। शानदार बैकग्राउंड किसके लिए बना है? डीपीएसपी के लिए। और सबसे ज्यादा 38, 37, 39 समान कार्य के लिए समान वेतन, निःशुल्क विधिक सहायता 39A, और खास करके कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ, संपत्ति का संकेंद्रण नहीं होने देंगे, ये राज्य का कर्तव्य है। डीपीएसपी 36 to 51 क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या है ये फंडामेंटल ड्यूटीज है एक तरह से, किसकी? स्टेट की, राज्य की ड्यूटी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उसके लिए आदर्श हैं। और ये आदर्श कहां से आए हैं? मैंने बताया था, कम्स फ्रॉम फ्रीडम स्ट्रगल। सबसे पहले जो सबसे बड़ा आदर्श आया वो फ्रीडम स्ट्रगल से, स्वतंत्र संघर्ष की ऊर्जा से निकले हैं आदर्श। क्योंकि जब हम स्वतंत्र हुए तब जो माहौल था, उस समय जिस तरह के लोग थे, अगर उस समय में अभी की सत्ता जैसे लोग होते तो देश कहां होता? क्योंकि उन्होंने तो निर्माण किया, उन्होंने तो कंस्ट्रक्शन किया और ये स्थिति तक आए। लेकिन अभी की सत्ता में जो लोग हैं वो जिस तरह के काम कर रहे हैं, जो उनकी पॉलिसी है वो तो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, उसकी आत्मा के खिलाफ है। मैंने आपको जिस निकाल के बताया था, उसकी आत्मा, उसकी स्पिरिट क्या बोलती है, उसकी स्पिरिट देखना हो तो डीपीएसपी में जाइए। वो सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लेकिन अभी सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी जैसा कहाँ है? एक मामले में है, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं और 3 तलाक वाला, पर वो तो फिर सेक्युलरिज्म के देखा जाए तो केवल आप एक ही में सुधार करना चाहते हैं, मुसलमान के ऊपर जोर डालना चाहते हैं कि तुम सुधर जाओ। तो 3 तलाक वाला महिलाओं के लिए तो है, तो ये तो फिर बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। ये तो कांग्रेस ने गड़बड़ किया कि इतने दिन तक लटका के रखा। यूनिफॉर्म सिविल कोड तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जब हिंदू कोड बना और आम्बेडकर ने जब हिंदुओं के लिए इतना सख्त पर्सनल लॉ बनाया, तो पर्सनल लॉ मुसलमानों का भी काफी अच्छे से अमेंड किया जा सकता था और उनकी कुरीतियों को भी समाप्त किया जा सकता था। तो ये तो मौका मिला, मुसलमानों ने भी मौका दिया, कांग्रेस ने भी मौका दिया इस सरकार को कि 3 तलाक कानून बना करके हस्तक्षेप कर दिया। खुद पाकिस्तान 3 तलाक को नहीं मानता, तो भारत में क्यों रखा हुआ था? तो ये तो मौका दिया ना, फालतू का मौका दिया। आप विपक्ष को मौका दे रहे हैं तो वो तो करेंगे। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड एकमात्र को मानना, आर्टिकल 44 को, पंचायती राज संस्थाओं को आप मजबूत कर रहे हो क्या? क्या पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत कर रहे हो? क्या आप कमजोर वर्गों की शिक्षा पे ध्यान दे रहे हो? क्या आरटी लागू हो रहा है? राइट टू एजुकेशन लागू हो रहा है?
क्या राइट टू एम्प्लॉयमेंट जो मनरेगा जैसा है, आप अर्बन मनरेगा लेके आ रहे हो, अर्बन नरेगा टाइप भी आना चाहिए ना। अर्बन एरिया के लिए भी मनरेगा जैसा कुछ होना चाहिए, क्योंकि वहां पे भी बहुत सारी चीजें हैं। आप एक एक पे जाइए। क्या आप लिकर बैन कर रहे हो, शराबबंदी कर रहे हो? क्या आप गाय को कटने से बचा रहे हो? 48। क्या आप पर्यावरण संरक्षण का काम कर रहे हो? एक्सपर्ट्स की कमेटी की रिकमेंडेशंस और उनकी रिपोर्ट्स को लागू कर रहे हो? या जो हमारा जो माउंटेन वाला रीजन है, हिमालय वाला रीजन है, वहां आप देख रहे हो लैंडस्लाइड हो रहा है या वहां पर ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तो वहां के लिए हमारी कोई पॉलिसी काम कर रही है? क्या वहां हम डैम बनाने से रोक रहे हैं? या हम जो घाटियां हैं और नदियां हैं और उनको प्रोटेक्शन के लिए कहीं कुछ कर रहे हैं? या डिफॉरेस्टेशन को रोकने के लिए कुछ कर रहे हैं? फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में कुछ कर रहे हैं? पकड़ में आ रहा है कुछ कुछ? अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा में हमारी क्या पॉलिसी है? सारी फेल दिखती है, पड़ोसियों के साथ पूरी पॉलिसी फेल है। ये 51 है, आर्टिकल 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, पीस एंड सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी। तो नेपाल के साथ हमारे क्या संबंध है? श्रीलंका अभी इकोनॉमिक इमरजेंसी में चला गया और श्रीलंका के ऊपर उनकी जीडीपी से भी ज्यादा कर्जा जो है चीन ने दे रखा है। तो चीन के पास है श्रीलंका, नेपाल लगभग चीन के पास है, भूटान लगभग चीन के पास, थोड़ा बहुत बांग्लादेश है बचा हुआ बस, बाकी उसने अपनी पूरा रोड बना लिया म्यांमार तक। कहां हम एनसर्कलिंग ऑफ चाइना कर रहे थे, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की बात कर रहे थे, मोतियों की माला बना रहे थे और एनसर्कलिंग कर रहे थे चाइना की, चाइना का घेराव कर देंगे, चाइना को इतना घेर देंगे कि इसको सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। उसने इंडिया का घेराव कर दिया, इंडिया के चारों तरफ, और अब अफगानिस्तान यहाँ आकर के तो गेम ही खत्म हो गया, क्योंकि चीन मदद कर रहा है और वो सीपीसी में भी, उसमें भी आ रहा है सीपीसी में, और तालिबान के साथ उसके अच्छे संबंध। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी टोटली कोलैप्स हो गई है पूरी तरह से, क्योंकि हम सीधा बाहर भाग रहे थे, अमेरिका जा रहे थे, ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे, हम कनाडा जा रहे थे, हम लोग चीन जा रहे थे, हम जापान जा रहे थे। पड़ोसियों को ध्यान हमने बिल्कुल नहीं रखा है, सारे छीन ले गया चाइना। हम बोलते रह गए कि हम इसका घेराव करेंगे और उसने कर दिया भारत का घेराव। हमारी बहुत सारी जमीन छीन ली, उसमें पक्का निर्माण कर दिया। हम स्वीकार ही नहीं करते कि हमारी जमीन गई है, हम बोलते नहीं कोई नहीं घुसा है, ना तो कोई घुसा हुआ है ना कोई घुसा है, कोई नहीं घुस रहा है, जबकि पक्का निर्माण है। अगर आप ये डिनाई करते हो कि वो नहीं घुसा है और नहीं घुसा हुआ है, तो उससे तो उसको फायदा ही है, उससे उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बोल देगा। भारत के प्रधानमंत्री से पूछो क्या हम घुसे हैं, उनका बयान देखो, हमने कोई वायलेशन नहीं किया अंतर्राष्ट्रीय नियमों का। बहुत खतरनाक स्थिति है। तो आपका 51 गया और इंटरनल सिक्योरिटी में नक्सलवाद बंद हो गया क्या? नक्सलवाद और आतंकवाद, और खास करके अफगानिस्तान, दोनों में हमारी जो नीति है वो एक जैसी है। अफगानिस्तान में आतंकवाद खत्म हो सकता था 20 साल में अगर ईमानदार सरकार होती, चाहे वो हामिद करजई की सरकार हो चाहे अशरफ गनी की सरकार। दोनों ने खूब जनता को लूटा, गरीब जनता थी, बहुत मेहनती जनता थी अफगानिस्तान की, बहुत प्यारे लोग थे, ईमानदार भी थे, मेहनती भी थे, नेता सारे भ्रष्ट थे। उन्होंने अपना घर भरा लूटा, खुद भयंकर तरीके से लूटा। बाइडेन ने अपने स्पीच में भी कहा कि अफगानिस्तान में भ्रष्टाचार नहीं किया गया होता तो एक अच्छी सरकार होती। और 3.5 लाख सैनिक तैयार किए तो वो लड़े क्यों नहीं, लड़ करके मरे क्यों नहीं? 80,000 सैनिकों के सामने, तालिबान लड़ाकों के सामने कैसे हार गए? डेफिनेटली उन्होंने कहीं न कहीं करप्शन किया है, अपने हथियार सौंप दिए, कुछ पैसे ले लिए या फिर माफी मांग लिया। तो ये भी एक करप्शन है, किसी सैनिक का दुश्मन से माफी मांग लेना और अपना हथियार उसको दे देना और कहा मुझे कुछ मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये भी तो करप्शन है, ये करप्शन का, क्योंकि पूरी अभी तक जो आपने सैलरी ली है वो जनता को सुरक्षा का वादा करके आपने सैलरी ली है 20 साल तक।
तो ये जो सैलरी के रूप में आपने जो 20 साल तक जितना भी पैसा लिया है, ये करप्शन हो गया। क्योंकि जब मौका आया तब तो आप पीठ दिखा के भाग गए। यही चीज होता है नक्सलवादी क्षेत्र में, ध्यान रखिए। गवर्नेंस जब आपका ठीक नहीं होगा, ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी और आप ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, तो लोग हथियार लेकर के जंगलों में निकल जाएंगे, घाटियों में निकल जाएंगे, पहाड़ों में निकल जाएंगे और पब्लिक उनको सपोर्ट करने लगेगी। क्योंकि वो देखते हैं कि ये चोर हैं, पुलिस वाले चोर हैं, जज चोर है, नेता चोर है, तो वो विद्रोहियों को मदद करने लगते हैं। तो तालिबान को खत्म कर ही नहीं सकते आप, क्योंकि लोगों का सपोर्ट है। तभी तो 15 दिन में वो काबुल आ गए थे। तो टाइम लगता, अमेरिका को लग रहा था 6 महीने लगेंगे इनको काबुल तक पहुंचने में, लेकिन वो 15 दिन में आ गए, क्योंकि कहीं कोई विरोध ही नहीं हुआ। गांव में तो एक्सेप्टेंस था तालिबान का। इसी तरह से आप नक्सलवादी क्षेत्र में चले जाओ, गांव में पूरा नक्सलवादियों को समर्थन है, क्योंकि नक्सलवादियों की जो पंचायत है वो सही न्याय करती है, आपकी पंचायत है वो गड़बड़ कर देती है। उनकी जो पुलिस है वो तुरंत हिसाब बराबर कर देती है, आपकी पुलिस पैसे खा जाती है बदमाश से। आपकी पुलिस चोर है, आपका जज चोर है, आपके नेता चोर हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, पूरा आपका नक्सलवाद समाप्त हो ही नहीं सकता। इंटरनल सिक्योरिटी समझ में आ गई, पूरा तालिबान से संबंध है उसका। जहां पे भी इस टाइप की एनार्किज्म है वो उसी कारण से है, अदरवाइज हो नहीं सकती। सॉल्यूशन भी आप लिख पाओगे कि करना क्या पड़ेगा, इसके लिए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है। आपको लोगों का विश्वास जीतना पड़ेगा, ईमानदार रहना पड़ेगा, लोगों के लिए सेवा करनी पड़ेगी, हार्डवर्क करना पड़ेगा, तब लोग विश्वास करेंगे, तब बदमाश लोग जो है उनकी दुकान बंद होगी। आप फोर्स से नहीं कर सकते। अमेरिका से बड़ा ताकतवर कोई है क्या? और 20 साल से ज्यादा भी और कोई समय की जरूरत पड़ती है क्या? अमेरिका से ज्यादा ताकतवर आपके पास नहीं है दुनिया में कोई, और 20 साल से ज्यादा उसने समय लगाया, उसके बावजूद रिजल्ट जीरो। आज आप 20 साल, आज तो 11 सितंबर है, 9/11 है आज तो, आज का दिन ही तो था। और लगभग ये समय नहीं था, शाम का 6:30 का समय था जब वहां पर पहला विमान टकराया था। मेरा टीवी ऑन था, मैं क्लास लेके लौटा था उस दिन, ये यूपीएससी का क्लास था। और जिस दिन बामियान में बुद्ध की प्रतिमा गिराई थी वो आज प्रधानमंत्री हसन अखुन, लगभग 1 साल पहले की घटना थी। इससे वो भी मैंने क्लास में बताया था पूरा। मेरा टेलीविजन सेट छोटा था, हालांकि छोटा नहीं था, वो भी ठीक था, करीब 28-29 इंच या 30 इंच के आसपास का था। उसको मैं क्लास में लगाता था और मेरा वीसीआर था, उस वीसीआर में वीडियो कैसेट रिकॉर्ड करता था तो जब भी मुझे कोई अच्छी न्यूज मिलती थी मैं उसको उसी समय वीसीआर ऑन करते थे, उसमें रिकॉर्डिंग शुरू हो जाते थे। भारत एक खोज भी मैंने दूरदर्शन का रिकॉर्डिंग करके अपनी क्लास में दिखाता था। उस समय में यूट्यूब और ये सब नहीं थे, लेकिन सारे बच्चों को दिखाता था कि ये देखना जरूरी है, ये दूरदर्शन पे आता। तो मैं जहां कहीं पे भी होता था, रविवार को 9 बजे जो है अपने घर पहुंचने की कोशिश करता था, क्योंकि मुझे रिकॉर्डिंग करनी होती थी। तो संडे को आता था रात को 9 बजे, तो मैं उसको रिकॉर्ड करता था वीसीआर पे। तो उस समय डिस्कवरी चैनल और नेशनल ज्योग्राफिक ये सब आ गए थे। नेशनल ज्योग्राफिक उतना पॉपुलर था, डिस्कवरी था, तो वो अच्छी डॉक्यूमेंट्री देता था। तो बामियान के बुद्धा पे मैंने वो डॉक्यूमेंट्री अपने बच्चों को कम से कम 6 बार बताई थे। ये हसन खुंद का नाम आता था, जो अभी वहां का प्रमुख बना है सत्ता का। तो अभी जो मैं घटनाक्रम देख रहा हूँ, इन सब लोगों के नाम देख रहा हूँ, बस मुल्ला बरादर का वो साला है उसका, तो किसी का जीजा था पहले, किसी का पिता था पहले, किसी का बड़ा भाई था, कुछ ऐसा था बस। बाकी थोड़ा सा रूप चेंज हुआ है बस। वो लोग मर गए या बहुत ही ज्यादा बूढ़े हो गए, और अब उनके भाई भतीजे साले और वो लोग जो है वो ये सब सत्ता में आ गए। पूरी वही टीम है। 20 साल बाद मैं जब यहाँ खड़ा हूँ, आज ही 9/11 है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बच्चों को वही चीजें पढ़ा रहा हूँ फिर से। कहीं गए और आए, कहीं नहीं, कुछ नहीं, आप वहीं के वहीं हैं। अमेरिका का गुस्से में आना, 11 के बाद 12 सितंबर 13 सितंबर को एकदम अफगानिस्तान पे अटैक करना, ये करना वो करना। पाकिस्तान उसी तरह उस समय में भी खुश था, आज भी खुश है, तब भी दोगला था, आज भी दोगला है, आज भी उसकी बात का कोई विश्वास नहीं, उस दिन भी कुछ नहीं था। इतनी अस्थिरता और ये इकोनॉमिक परिस्थितियां और इतना असंतोष जनता का, और ये सारे हालात उस समय में भी थे, ठीक वही आज भी हैं। और भारत का असमंजस ऐसा आज भी है, वैसा उस दिन भी है।
और अमेरिका हताश निराश उस दिन भी था और आज भी। हालांकि उस समय वो हताश निराश नहीं था, उसको आशावादी, लेकिन उससे पहले था, उसके पहले था। बस ये है कि उस समय चीन पे नहीं था, उसमें चीन की और हमारी जीडीपी बराबर चलती थी और चीन के पास ज्यादा जनसंख्या थी, उसके पास बर्डन ज्यादा था और इकोनॉमी हमारा बराबर थी, और उसने जंप ले लिया 2004-05 के आसपास जाके, और वो जो आगे बढ़ा वहां से उसने बढ़ना शुरू किया। आज हमसे वो 3 गुना है, 5 गुना है, सॉरी, आज हमारी इकोनॉमी से बल्कि 6 गुना है, हमारे से 6 गुना बड़ी इकोनॉमी है चीन की, और अमेरिका की 11 गुना है। तो ये अंतर मैं बता रहा हूं, 20 साल का अंतर। तो 20 साल में क्या खोया, क्या पाया, क्यों नहीं पाया? क्योंकि आप करप्शन पे मुकाबला नहीं कर पाए, गवर्नेंस नहीं दे पाए। अफगानिस्तान को गवर्नेंस दिया होता, अफगानिस्तान के साथ न्याय किया होता, वहां के लोगों को करप्शन मुक्त सरकार दी होती, और जुडिशरी बहुत बढ़िया से काम करती, पुलिस बहुत बढ़िया से काम करती, लोग सारे साथ होते और सेना भी मजबूत रहती और लोग सख्ती से साथ में खड़े रहते हथियार लेके, तो तालिबानी वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। और सबसे बड़ी बात है कि आप 60% एरिया में, शहरों में, और यहाँ पर तो तालिबान बना हुआ था, लेकिन 40% एरिया से तो तालिबान कभी गया ही नहीं। गांव में तो तालिबान बना ही हुआ था। जैसे आप नक्सलवादियों को रायपुर से भगा दो, उधर बस्तर के कुछ जगहों से भगा दो, लेकिन उधर सुकमा में और उधर जाकर के तो वो बने ही रहते हैं। गांव से थोड़ी भगाया आपने, वो तो वही है। गांव से नक्सलवादी कभी नहीं भागते, आदिवासी गांव के आसपास तो जंगल में बने ही रहते हो। आप तो यहां से भगाते हो, शहरी क्षेत्र से भगाते हो, और यहां पे भी वो आपकी नाक में दम करके चले जाते हैं। ठीक वही काम वो वहां कर रहे थे इतने सालों से। तो तालिबान कहीं नहीं गया था, तालिबान वही था। 40% 45% अफगानिस्तान पे उसका कब्जा था। लोग उसको टैक्स दे रहे थे, जनता उनको सपोर्ट कर रही थी, उनके कानून को मान रही थी, वो जैसा कहते थे वैसे वो करती थी। बस ये कि वो काबुल की तरफ आते, कंधार की तरफ आते, इधर आते, तो आप क्या करते, उनको खदेड़ देते थे, मार गिराते थे एकाध किसी को। उससे क्या फर्क पड़ता है? ऐसा तो आप भी करते हो नक्सलवादियों के साथ में। आपको लग रहा होगा कि नक्सलवाद को भी इतने साल हो गए, सरकार की पॉलिसी काम नहीं कर रही, क्योंकि आप जड़ पे काम नहीं कर रहे हो, जड़ पे प्रहार नहीं कर रहे हो। जड़ क्या है? हमारी कमियां है, हमारा गवर्नेंस की कमी है, लैक ऑफ गवर्नेंस है, करप्शन है, करप्शन है। लोगों को एम्यूनिटीज नहीं मिल पा रही है, लोगों को एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, हेल्थ, ड्रिंकिंग वाटर, जल जीवन मिशन अच्छी बात है, हम लोग ड्रिंकिंग वाटर देने की बात कर रहे हैं। ऐसे मिशन लाने पड़ेंगे, लोगों को वाकई में गैस का चूल्हा और गैस और ये सब देना पड़ेगा। उज्ज्वला योजना को वहां तक पहुंचाने की जरूरत है, लोगों के घरों में साफ पानी पीने का पहुंचाने की जरूरत है। लोगों के बच्चों की एजुकेशन बहुत है, राइट टू एजुकेशन को हम कम कर रहे हैं, ये सरकार ने कोई उसको एम्पावर नहीं किया। राइट टू फूड को हम एहसान टाइप बता रहे हैं, बोले नहीं अब हम दीपावली तक फ्री अनाज देंगे। अरे भैया आपको और ज्यादा देना चाहिए, नहीं तो लोग उधर चले जाएंगे। फूड का ख्याल रखना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा, और जो करप्ट लोग हैं उनको सबक सिखाना पड़ेगा, उनको टांगना पड़ेगा, आपको जेल में ले जाना पड़ेगा उनको। समझौता हो जाता है। जो सरकारी एजेंसियां हैं, इनकम टैक्स का छापा, ईडी का छापा किनके यहाँ पड़ता है? राजनीतिक विरोधियों के यहाँ पड़ता है, करप्ट लोगों के यहाँ तो पड़ता ही नहीं है। करप्ट लोग तो अभी इंजॉय कर रहे हैं, तो जनता तो देख रही है, वो आपको सपोर्ट क्यों करेगी? कभी कोई आफत आ गई तो वो तो विरोधियों के साथ हो जाएंगे। ठीक यही हुआ, आफत आई तो तालिबानियों के साथ हो गए सब लोग। आफत में आपके साथ कोई नहीं आना। आ गया समझ में? तो सॉल्यूशन भी आपको बता दिया। 20 सालों में इतना पावरफुल कंट्री, तमाम हथियारों और तमाम पावर के साथ, लोकल लोगों के जबरदस्त प्रेम और सपोर्ट के साथ, और भारत जैसा देश पास में सपोर्ट करने वाला, उसके बावजूद उसको कंट्रोल नहीं कर पाया। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं फेल्योर, बड़ा फेल्योर। केवल वो टेरेन का मसला नहीं है कि वहां का ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसा है कि नहीं, बात वो नहीं है, नियत की भी बात है, क्योंकि आपने उस पर काम ही नहीं किया। तो एक इसको सेगॉन होना बोलेंगे, सेगॉन, जैसे वियतनाम में सेगॉन हो गया था, वहां पे भी 20 साल लगे और अंत में हार करके अमेरिका गया, उसको सेगॉन कहा जाता है। तो ये अमेरिका का फिर सेगॉन हो गया, फिर से वियतनाम हो गया।
एक दूसरा, लेकिन वियतनाम के साथ और अमेरिका के चाइना अफगानिस्तान के साथ बड़ा अंतर है। वियतनाम से वो हार करके गया, असफल होकर के गया अमेरिका, उसके बावजूद वियतनाम में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अमेरिका में जाकर के शिक्षा ली, साथ में रिसर्च किया, कई लोग नोबेल तक भी पहुंचे, साझा कार्यक्रम है बहुत सारे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है दोनों कंट्रीज के बीच में कई मामलों में, कई विद्वान हैं जो एक दूसरे के यहाँ जाते आते हैं, शिक्षा का आदान प्रदान है। बहुत अलग चीज है वहां हार के जाना और उसके बाद के संबंधों में, और अफगानिस्तान के साथ बहुत अलग है। अफगानिस्तान के साथ ऐसा नहीं होगा कि तालिबानियों में कोई वैज्ञानिक निकलेगा और अमेरिका के वैज्ञानिक के साथ काम करेगा ऐसी कोई कंडीशन छोड़ के आप नहीं गए। ये असफलता और घोर असफलता है, और आप और हम सबको भी ये जानना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि सिविल सर्वेंट जो है हम यहाँ ये जो बनना चाहते हैं, अगर हम ये सब चीजें नहीं जानेंगे और ये सब चीजें डीप में नहीं समझेंगे, और अगर हम, मैंने आपको करंट का पुट भी दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में और डीपीएसपी भी बताया और उनके हालात प्रेजेंट स्टेटस भी बताया, और गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या होनी चाहिए वर्तमान, क्योंकि ये सब जिंदा डॉक्यूमेंट है, लिविंग डॉक्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन, डेड डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि उसको डॉक्यूमेंट कहना ही उसका अपमान है। वो जीवित दस्तावेज कहना ही उसका अपमान, दस्तावेज नहीं कह सकते, बल्कि वो देखा जाए तो सरकार के लिए वो आदर्श है, सरकार के लिए आदर्श है कि सरकार को क्या करना चाहिए, तो बार बार उसको कॉन्स्टिट्यूशन देखना चाहिए। और आप और हम रात दिन पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं, सरकार वाले तो पढ़ते ही नहीं है, तो उनको क्या याद रहेगा। आप और हम सब परीक्षा के लिए याद करते हैं, बार बार भूल जाते हैं आर्टिकल, तो सरकार वाले तो पढ़ते ही नहीं है ना, तो याद आने का सवाल ही नहीं उठता। उसमें सब लोग झांक रहे होते हैं, सब लोग हैं उसमें, गांधी भी हैं उसमें, सुभाष बोस भी हैं उसमें, नेहरू भी दिखते हैं, सब लोग दिखते हैं उसमें, सारे लोग झोंके, तो पूरा स्वतंत्रता संघर्ष दिखता है उसमें, झांकता है। ग्लिम्सेस ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल कह सकते हैं उसको, किसको, संविधान को। बट वो उसको, संविधान को पॉलिटी बनाते समय में दिक्कत आती है। संविधान कब पॉलिटी बन जाता है, आप बोलते हैं ना इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन पॉलिटी बनाने के लिए इंप्लीमेंट करना पड़ता है। कॉन्स्टिट्यूशन को जब आप इंप्लीमेंट करने जाते हो तो फिर वो इंडियन पॉलिटी हो जाता है। इंप्लीमेंट करेगा कौन उसको, कंप्लायंस कैसे होगा उसका। तो जैसे ही आप कंप्लायंस पे जाते हो वो क्या बन जाता है, इंडियन पॉलिटी। कई लोग पूछ सकते हैं ना इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिफरेंस। कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट है और उस डॉक्यूमेंट के हिसाब से काम करना पॉलिटी है। आगे सुनिए, तो आप कहोगे माइनस कर दें उसको, नहीं माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो इंपॉर्टेंट है ही, वो तो गाइडलाइन है, वो तो आइडियल है, उसी को तो देख के काम करना, उसमें जो कहा गया है वो करना है। तो दूषित कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुआ है। अगर कोई गीता पे हाथ रख के झूठ बोलता है तो गीता दूषित नहीं हुई है कि गीता दूषित हो गई है, नहीं, गीता तो पवित्र है, लेकिन उस पे हाथ रखने वाले ने ठीक से काम नहीं किया, वो दूषित है, उसका दिमाग दूषित है, उसके कर्म दूषित है, फिर वो कर्म ही नहीं कर पा रहा उस हिसाब से। जो शपथ ले रहा है वो कम नहीं कर रहा। संविधान की शपथ सारे लोग लेते हैं नेता, और संविधान के हिसाब से काम नहीं करते हैं, वही समाज में जहर फैलाने में लग जाते हैं, लड़ाने में लग जाते हैं, भेदभाव फैलाने में लग जाते हैं, झगड़ा कराने में लग जाते हैं, ऐसे भाषण देते हैं, ऐसे ट्वीट करते हैं जिससे समस्या खड़ी हो। तो तुमने शपथ क्या ली थी, अक्षुण्ण रखूंगा, क्या बोला था, ये अक्षुण्ण रख रहे हो तुम। वो शपथ तो जरूर ले रहे हैं संविधान की, जैसे कोई गीता की शपथ ले और गीता में कहा क्या गया है ये उसको पता ना हो तो उसकी शपथ लेना बेकार है। गीता के कम से कम गीता सार तो पता हो, वो जो 10 लाइनें होती है वो तो पता हो कि उसका सार क्या है, तब तो शपथ लेने का कोई मतलब है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के भी जो मूल बिंदु हैं उनको पढ़िए। तो आज डीपीएसपी का होमवर्क करिए, और कभी आपसे पूछा जाए कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र भारत में कैसे आएगा और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, और वैश्विक स्थिति भी बता दी हमने तो आपको। आज वैश्विक स्थिति भी, वर्ल्ड स्टेटस भी बता दी, ग्लोबल स्टेटस बता दिया। ग्लोबल स्टेटस समझ में आया कि नहीं आया, पूरी दुनिया में कैसे जो है ऑटोक्रेट्स टाइप के जो लोग हैं, डिक्टेटर टाइप के लोग हैं, वही सक्सेस हो रहे हैं। ये पूरी दुनिया में है, केवल भारत में नहीं है, ये मानसिकता पूरी दुनिया में।
और इसी मेंटेलिटी के लोग सक्सेस हो रहे हैं, और ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के तहत हो रहे हैं। मैंने आपको बताया था कॉन्स्पिरेसी, झूठ बोल करके, दंगा फैला करके, झूठ बोल करके, मिथ्या प्रचार करके, फेक न्यूज फैला करके। और ये वैसे ही है जैसे कि 15वीं शताब्दी में चुड़ैल की कहानियां बिकती थी वैसे, और लोग सुनना चाहते हैं उसको। अरे ऐसा हो गया था, हाँ ऐसा हो गया था। अभी भी कोरोना के मामले में बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी है। कई लोग बोलते हैं कोरोना नाम की कोई बीमारी नहीं है, और ऐसे लोगों की वीडियो जो है लाखों व्यूज है, उसके मिलियंस में व्यूज है। अरे कोरोना बीमारी नहीं है, बोले नहीं, कुछ लोगों का फैलाया हुआ फार्मेसी वालों का और दवाई बेचने का, और इसका शगल है ये, वो लोग अपना ड्रामा कर रहे हैं। तरह तरह की अजीब अजीब, ट्रंप को मानने वाले जो किनॉन वाले जो आप जाकर के पढ़ोगे, वो क्या बोलते हैं कि ट्रंप जो है वो एक, देखा जाए तो एक सेवियर है, आप सबको बचाना आया, क्योंकि बाइडेन और ये सब लोग बच्चों को आपके घर से चुरा के ले जाते हैं और फिर बेच देते हैं। ये उस ग्रुप के सदस्य हैं। अमेरिका जैसे देश में उसके फॉलोअर्स हैं और ग्रुप बने हुए हैं, और उन्होंने कहा कि इन्होंने धोखे से चुनाव चुरा लिया है। ट्रंप ने ट्वीट किया था, मेरा चुनाव चुरा लिया है, और सब लोग आपको पता है वहां चढ़ाए थे। हाँ, उसके ट्वीट पे लोग चढ़ाए थे, नहीं नहीं ये तो चुनाव चुरा लिया, हमें बचाना है, ट्रंप को वापस बिठाना है इस पे, ये बाइडेन ने चुनाव चुरा लिया है धोखे से। ये है कॉन्स्पिरेसी, और इस पे लोग बिलीव करते हैं, और लाखों करोड़ों की संख्या में करते हैं, और पागलपन की हद तक बिलीव करते हैं, झूठी चीजों पे बिलीव करते हैं, फेक न्यूज पे बिलीव करते हैं। और ये यहां नहीं है, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में एक साथ फैला हुआ है, गजब का झूठ फैला हुआ है। हर देश के उदाहरण है, आर्टिकल है शायद द हिंदू का या इंडियन एक्सप्रेस का, उसने एग्जाम्पल दिया, हर देश में एक एक एग्जाम्पल दिया उसने कि इस देश में कौन सा झूठ फैल रहा है और कितना पॉपुलर है। मैं नाम बताऊंगा उसका, या ग्रुप में डाल देंगे, वो आर्टिकल ही डाल देंगे आपको, तो आप पढ़ना उसको कि कैसे झूठ की दुकान चलती है और किस हद तक चलती है। और केवल भारत में सत्ता नहीं बदलती, वहां पर भी बदलती है, वहां लोग उसके फॉलोअर हैं। वो तो अमेरिका वाले समझे और उन्होंने बहुत जल्दी उसको उतार दिया, नहीं तो पता नहीं क्या पागलपन फैलाता वो, भयंकर था। और हम उसका और मदद करने पहुंचे थे वहां उस पागलपन में। किया था ना नमस्ते ट्रंप और हाउडी मोदी, हाँ वहां पे, यहाँ पे बुला के उसका प्रचार कराया, और वहां पे भी जरूरत ही नहीं थी उसकी। भारत जैसे गरीब देश को अपने से 10 गुना बड़ी इकोनॉमी वाले का प्रचार करने की क्या जरूरत है? हम कहाँ वो कहाँ, हमारा जिम्मेदारी थोड़ी हम लाखों करोड़ों रुपए उसके ऊपर खर्च करें पगले आदमी, वो भी जो हमसे 10 गुना ज्यादा रईस हो और 50 गुना बड़ी महाशक्ति हो, उसका हम क्या प्रचार करेंगे? उसका वो देखे, अपने स्तर पे देखे। बिल्कुल भी लॉजिक नहीं बनता उसका। और हो सकता है वो बहुत ज्यादा कोरोना लेके आया, क्योंकि उस समय एक ही आदमी मरा था हमारे यहाँ भारत में, एक ही केस था, और जब एक ही केस था तब हमने 5 लाख लोगों का आयोजन कर दिया। और बाद में कहा कोई बाहर नहीं निकलेगा। कोई भी निकला तो उसके हाथ पांव तोड़ दे। न जाने कितने लोगों ने लाठियां खाई, जबकि एक ही व्यक्ति की पिटाई होनी थी। इसके वजह जिम्मेदार कौन है? एक व्यक्ति है। एक व्यक्ति का अज्ञानता, एक व्यक्ति का सनकीपन और एक व्यक्ति की मूर्खता, वही तो सबसे बड़ा कारण है इतने लोगों के मरने का। और सजा किसको भुगतनी पड़ी? और हमारी क्लास बंद हो गई। आप और हम सब मिलते, पता नहीं कहाँ पहुंच जाते अभी तक, कितना इंटरेक्शन होता है। बहुत सारा मिस किया होगा आप लोगों ने इस क्लास का। लिविंग का यूट्यूब पे ज्यादा मजा आता है, इसमें अच्छा लगता है, इस पे अच्छा लगता है। हाँ, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें सीखने को है, और आप लोग एम्पावर होंगे, और ये ज्ञान का प्रकाश है और होना चाहिए। और हमको हमेशा ज्ञानार्जन की ओर बढ़ना चाहिए। फंडामेंटल राइट्स में जब आप 8th वाला देखोगे तो मानववाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना और सुधार की भावना, रिफॉर्म, हमेशा रिफॉर्म होते रहना चाहिए, सुधार की भावना होना चाहिए, ज्ञानार्जन करते रहना चाहिए, और
वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखना चाहिए और मानववाद रखना। ये 4 बातें लिखी हुई 8वें वाले मूल कर्तव्य, जाके देखिएगा। मूल कर्तव्य में मूल कर्तव्य बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज, तभी आप नागरिक होंगे। नागरिक होने का मतलब ही यही होता है कि आप फंडामेंटल ड्यूटीज को जाने, ठीक है। और उसमें लिखा भी है खुद का विकास ही ना करें, सामूहिक उत्कर्ष की ओर बढ़ें। तो हम लोग सब सामूहिक उत्कर्ष की ओर, हम भी अकेले बढ़ सकते थे आगे, लेकिन हम आप सबको लेके बढ़ना चाहते हैं। तो हम वो नागरिक वाला ही काम कर रहे हैं, कोई अलग से कोई काम नहीं कर रहे हैं। आपके ऊपर कोई एहसान नहीं है, गायत्री परिवार के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, किसी के लिए कर रहे हैं। एक नागरिक होने के नाते जो करना चाहिए वो कर रहे हैं, सामूहिक उत्कर्ष के तौर पे कर रहे हैं। केवल हम अकेले आगे नहीं बढ़ेंगे, बल्कि सबको आगे बढ़ाएंगे। और जो हम पढ़ते हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। जो भी हम पढ़ते हैं, जो हमको एनलाइटनमेंट आता है, जो हमको लगता है कि ये हमको एक नई समझ मिली है, वो हम आपको बांट देते हैं। तो मुझे लगता है आप लोग सहमत हुए होंगे। न भी हो तो भी परीक्षा में तो लिखना यही पड़ेगा, क्योंकि अच्छा ही लिखना पड़ता है। तो जब आप अपना पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के लिए जाएं, तब बटन चाहे जो दबा दें, उससे हमको कोई लेना देना नहीं, वो आपका अधिकार है। लेकिन चूंकि परीक्षा में लिखते समय में आपको एक खुले दिमाग का और प्रगतिशील व्यक्ति के तौर पे अपने आप को पेश करना होता है एग्जाम में। एक बंद दिमाग के तालिबानी टाइप की सोच जो है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तालिबानी सोच का नाम है और वो सोच आपकी नहीं होनी चाहिए। चलिए शांति पाठ करें।